हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के रासायनिक बलगत चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक ना। द्रव्य क्रिया अनुपाती के नियम की बात की जाए बच्चों, तो इस नियम को गुलबर्ग और वागे दो वैज्ञानिकों ने दिया था। गुलबर्ग और वागे नामक वैज्ञानिक ने सन 1867 ईस्वी में 1867, ठीक ना, 1867 ईस्वी में गुलबर्ग और वागे नामक वैज्ञानिकों ने इस नियम को प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या बताया था बच्चों इस नियम में कि निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। ठीक ना। जितने भी अभिकारक होंगे रासायनिक अभिक्रिया में, उनका जो सक्रिय द्रव्यमान होगा उनके गुणनफल के समानुपाती होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है। अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? अधिक होगी। यदि सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल कम होगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? कम होगी। समानुपाती का मतलब ये होता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। गुलबर्ग तथा वागे नामक वैज्ञानिक ने 1867 ईस्वी में दिया था ना। इनके अनुसार निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारक का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है अभिक्रिया की दर। ठीक ना। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम। और ये नियम देने वाले कौन वैज्ञानिक थे बच्चों? गुलबर्ग और वागे। ठीक ना, गुलबर्ग और वागे। देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, एक रिएक्शन लिखा गया ए प्लस बी, आगे ये उत्पाद बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अभिक्रिया की जो दर है dx अपॉन dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभिकारक इस अभिक्रिया में क्या है? ए और बी। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान इनटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक ना। ए का सक्रिय द्रव्यमान का मतलब हो गया कि अगर हम ए को बड़े ब्रैकेट में लिख दें तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ए का सक्रिय द्रव्यमान। बी को बड़े ब्रैकेट में लिख दे तो क्या पढ़ेंगे? बी का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक ना। या सक्रिय द्रव्यमान की जगह कई जगह हम लोग इसको सांद्रता भी पढ़ लेते हैं। ठीक ना। तो देख लीजिएगा dx अपॉन dt। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल साइन लाएंगे तो यहाँ पे इक्वल साइन जैसे ही रखेंगे हमको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा k इंटू ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पे k क्या है बच्चों? k को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक। ठीक ना। आगे देखिएगा, अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल की बात करें, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी और आगे ये उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग गुलबर्ग और वागे के अनुसार कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्रिय द्रव्यमान a का पावर a, सक्रिय द्रव्यमान b का पावर स्मॉल b। ठीक ना। तो इस तरह से लिखेंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जो है या समानुपाती का जो साइन है उसको हटा के बराबर का साइन लाएंगे, इक्वल साइन लाएंगे तो हमको कांस्टेंट नियतांक रखना पड़ेगा। और नियतांक हम लोग किसको रखते हैं? वेग स्थिरांक के को। ठीक ना। तो dx अपॉन dt इक्वल टू के ए, सक्रिय द्रव्यमान a के पावर क्या हो जाएगा? a, सक्रिय द्रव्यमान b का पावर b। इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे a और b क्या है बच्चों? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले, अभिकारक में प्रयुक्त होने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों की संख्या है, जिनको हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने अगला एग्जांपल में दिखाया है। देखिए, a प्लस बी है और ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो a की संख्या कितनी है? 3, तो 3a लिखेंगे। b की संख्या कितनी है? 4, तो 4b लिखेंगे। ठीक है। अगर इसको हम लोग द्रव्य क्रिया अनुपाती के नियम के अनुसार लिखें या गुलबर्ग और वागे के नियम के अनुसार, तो देखिए क्या लिखा जाएगा? dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर क्यूब, ठीक ना, a के पावर 3 की बात करेंगे इंटू b का पावर 4।
ठीक ना। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू k a का पावर 3 इंटू b का पावर 4। तो यहाँ से हम लोगों को अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ये निश्चित समझ में आ रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है dx अपॉन dt जो है, ये अभिकारक a और b जो है इनके सक्रिय द्रव्यमान के जो घात हैं, इन घात के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ठीक ना। जैसे इसमें a का पावर 3 और b का पावर 4, इसका मतलब 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो 7, इस अभिक्रिया की बात करें तो 7 अणुओं पर निर्भर करती है। लेकिन क्या ये सही है या ये उतना सही नियम नहीं है, इस बात की पुष्टि इन वैज्ञानिकों ने नहीं किया। इन्होंने केवल एक ऐसा सिद्धांत दे दिया कि अगर हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर उनके अभिकारक है ना, उनके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। लेकिन इस चीज की पुष्टि जिन्होंने ये बोला था, मतलब जो ये लोग बोले थे, इस चीज की पुष्टि इन्होंने लैब में जाकर इसको स्पष्ट नहीं किया, बस ऐसे सिद्धांत में दे दिया कि ऐसा होता है। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, इस चीज को इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया, ठीक है। तो जो मान प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं होते बच्चों, उनको हम लोग सैद्धांतिक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक मान। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है यह नियम, यानी कौन सा नियम, द्रव्य क्रियानुपाती का नियम ना, यह नियम सैद्धांतिक होता है। कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है, मतलब ऐसा सिद्धांत दे दिया गया है। अब ये सिद्धांत कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर पाया। ये दोनों वैज्ञानिकों में से कोई लोग इस बात की पुष्टि नहीं किए, बस बोल दिए कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रयोग किया गया अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा तो वहां पे कुछ अलग ही, इन लोगों के द्वारा जो कही गई बात थी उनका कुछ अलग ही वहां पे निष्कर्ष निकल रहा था। वहां पे जो अभिक्रिया की दर थी वो अभिकारक के अणुओं के जितने अणु बताए गए थे उन पर निर्भर न करके किसी अन्य अणु पर, अन्य अणु की संख्या पर निर्भर करते थे। मतलब संख्या बराबर भी, मतलब इनके द्वारा जो बताई गई संख्या है इनके बराबर भी हो सकती थी या इनसे अलग भी आ रही थी। तो इसलिए इसको सैद्धांतिक मान बोल दिया गया और इन्होंने कोई लैब में टेस्टिंग नहीं की थी, तो इसलिए इस नियम को उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम लोग इस नियम को पढ़ते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा टॉपिक जो है वेग व्यंजक या वेग नियम, ठीक ना। वेग व्यंजक या वेग नियम में क्या कहा गया देखिएगा, वह व्यंजक जो किसी अभिकारक की मोलर सांद्रता पर ना, किसी अभिकारक के मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया वेग के प्रायोगिक निर्भरता को, किसको, अभिक्रिया वेग के प्रायोगिक निर्भरता को, यानी इनके द्वारा कही गई बातों को जब प्रयोग में सिद्ध कर दिया गया, ठीक ना, लैब में जाके बातों को सिद्ध किया गया, तब ये व्यंजक दिया गया जिसको हम लोग वेग व्यंजक या वेग नियम कहते हैं। और वेग व्यंजक या वेग नियम में यही बताया जा रहा है कि वह व्यंजक जो अभिकारक के मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया वेग के प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है ना, प्रायोगिक निर्भरता को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, उससे हम लोग वेग व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेग व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, आगे ये प्रोडक्ट उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग जो हम लोग आर लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ठीक ना। यहाँ पे अगर हमको लिखना चाहिए तो गुलबर्ग और वागे के अनुसार क्या लिखना चाहिए, ए का पावर स्मॉल ए बी का पावर स्मॉल बी लिखना चाहिए, जैसे कि ऊपर आया है यहाँ पे देखिए, ठीक ना, ऐसे आया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है या जो दर है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर x b का पावर y। तो आखिर यहाँ पे x और y क्या है, ठीक ना। तो x और y वही वैल्यू है जो प्रयोग में, ठीक ना, वैज्ञानिकों ने निकाला था कि वास्तव में अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है, वही है x और y।
ये प्रयोग द्वारा सिद्ध करके निकाला गया, ये सिद्धांत में नहीं दिया गया जैसा कि इन्होंने सिद्धांत में दे दिया था कि ऐसा होता है, वास्तव में होता है कि नहीं होता है उस बात की पुष्टि नहीं की। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जब पुष्टि किया तो उन्होंने बताया कि a का पावर x और b का पावर y होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए r इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल साइन लाएंगे तो कांस्टेंट k होगा, ठीक है, जिसको वेग स्थिरांक बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे a का पावर x, b का पावर y, यानी सक्रिय द्रव्यमान a का पावर x, सक्रिय द्रव्यमान b का पावर y। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया बच्चों कि ये जो नियम है इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक की बात किया जाए तो ये होता है वेग व्यंजक। क्या होता है? वेग व्यंजक। ठीक है, और इस वेग व्यंजक की अगर हम बात करें तो जो x और y प्रयोग द्वारा निकाले गए मान हैं वो a और b के मान के समान भी हो सकते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में बताया गया था ना कि इसका पावर a और इसका पावर b, जैसे हम लोग इसको लिखें, ठीक ना, तो यहाँ पे देखो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की दर dx/dt k, a का पावर स्मॉल a, b का पावर स्मॉल b, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे a और b के जगह पे प्रयोग द्वारा x और y कुछ मान आ रहे हैं, तो कह रहा है कि x और y का जो मान है वो a और b के समान हो भी सकता है या इनसे अलग भी हो सकता है। ठीक ना, प्रयोग द्वारा निकाले गए जो मान है a और b, यानी उनके जो अभिकारक के जो गुणांक है जिनको पावर में हम लगा रहे थे, उनके या तो समान हो सकते हैं या तो उनसे अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनके बराबर ही हो। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग बच्चों देखे द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम, और हम लोगों ने क्या देखा? वेग व्यंजक या वेग नियम। अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।